सेपरेट करके इन्वायरमेंट बना के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जाके वहाँ पर अपराध करके कमांड्स को करते हैं। अब चूँकि आप चाहते हैं कि हमें जो हमारी को लैब है वो एक टर्मिनल दे, उसके लिए स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का नाम था कोलैब एक्स टर्मिनल। हाँ जी पर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। ये तकरीबन हुआ है 11 1 घंटा 20 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हुआ है। एक यहाँ से ओपन करते हैं और इसमें सबसे पहले फिर और कोलैब एक्स जीपीयू तो मैं अच्छा जीपीयू ये अभी मैंने ज़्यादा मैं लास्ट में लोकल में काम किया था, डॉक्टर में हॉस्पिटल में जाके था कमांड वाला जैसे ये तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया। तो इसके बाद हमने उस टर्मिनल को लोड करना है। अभी हमने सर लाइब्रेरी इंस्टॉल की है ना। हाँ शेयर कर दिया शेल डिपेंडेंसी या शेल के लिए पैकेज क्या है। अब इस टर्मिनल को हमें लोड करना है। तो ये कमांड जैसे नहीं है परसेंटेज लोड एक्जीक्यूट कोलैब एक्स टर्मिनल मौजूद कर बस इसके अलावा लॉन्च वो हमने लोड कर दिया टर्मिनल। अब टर्मिनल को लॉन्च करो। पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल की, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको लोड किया, लोड करने के बाद हम इसको रन करें। पहले इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर आप इसको लोड कर दिया और फिर आप इसे लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद देखें हमारे पास एक टर्मिनल स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास अपलोड टर्मिनल रन हो रहा है। टर्मिनल खोल लो, टर्मिनोलॉजी से टर्मिनल ओपन कर लो। तो आप कहते हैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना, टर्मिनल पे गए, यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर दिया और ये नीचे आपको एक टर्मिनल आ गया। इसमें आपको ये कमांड दे सकते हो कि भाई क्या कहते हैं आप कुछ दिखा दो तो डायरेक्टरी स्पॉन कौन सी है। इस पर टर्मिनल आपको याद है। यही टर्मिनल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे गूगल को ऐप नहीं चाहिए कि गूगल को ऐप भी मुझे ऐसा कोई टर्मिनल दे जिसके मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट कर सकूँ, तो वो टर्मिनल एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक गूगल को ऐप के अंदर एक पैकेज मौजूद है जिसे हम पैकेज यूटिलिटी शेल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। इस पैकेज का नाम क्या है? ये बेसिकली वो हमारा पैकेज मैनेजर है जो कि चीज़ों को इंस्टॉल करता है। जैसे आपने npm पढ़ा होगा, npm जो हमारे नोड पैकेज मैनेजर है। आपने कहा फिर इंस्टॉल कोलैब एक्स टर्मिनल, ये वो पैकेज इंस्टॉल हुआ आपके इसके अंदर कोलैब के अंदर। इस पैकेज में क्या किया कि भाई आपको टर्मिनल इंस्टॉल कर दिया आपके सिस्टम के अंदर जो आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है। याद है बात ये? अभी तो इंस्टॉल हुआ ना, इंस्टॉल होने के बाद से पहले आपने लोड करना है। इंस्टॉल तो जैसे आप एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, आप कोई भी जीपीएस कोड इंस्टॉल कर रहे हो, गेम इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो इंस्टॉल तो हो जाती है। फिर आपसे कहते हैं आप लोड करो, फिर से रन करो। फिर आपने से क्या किया, इस वाली कमांड से जो मैंने सेकंड नंबर पे कमांड लिखी है, इससे हमने उसको लोड कर दिया अपनी उस नोटबुक के अंदर। ठीक है। और लास्ट वाली इस कमांड से हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये टर्मिनल जैसा आ गया जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने वो किसी ने यहाँ पर डबल वाली गेम बनाई है कि भाई तो यहाँ पर कोई भी कमांड लिख सकते हो। जैसे मैंने एलएस लिखी, मुझे उसकी डायरेक्टरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुझे डायरेक्टरी चढ़ी है, डायरेक्टरी लिख दिया।
ये आप मेरे लिए क्या काम कर रहा है, पैसे बैटरी के लिए बेसिकली मुझे मेरा वो जो टर्मिनल है ना वो दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने कमांड क्या करनी है, हमने अगेन टर्मिनल मिल गया है मुझे, वो टर्मिनल मिल गया जिसके बीच में वो काम कर सकता हूँ। मतलब कि इस टर्मिनल के अंदर मैं आपको नामा इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं एलएलएम इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं जितनी भी मेरी कमांड्स हैं जो कि मैं विंडो के अंदर या लिनक्स के अंदर चला सकता हूँ मैं यहाँ चला सकता हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले तो इंटरनेट के ऊपर से बेसिकली ये कमांड है लिखने लगा। ठीक, ये मैंने अभी कमांड लिखी है कर्न डैश fsl http olama.com/install-डॉट-sh/sh, ये जो आपने कमांड देखी है, ये कमांड क्या करेगी कि जो अभी मेरे पास करंटली मेरा ये जो डीएम चल रहा है, वर्चुअल मशीन चल रहा है जिसके अंदर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, इसके अंदर इंटरनेट से जाके ओलामा को इंस्टॉल कर देगी। ठीक है, कोलैब था लेकिन ये इतनी सुविधा नहीं था। अनएबल टू डिटेक्ट, आपने कोई जीपीयू नहीं लगाया हुआ, मैंने नहीं लगाया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि भाई ओलामा जो है ना वो आपकी इंस्टॉल हो गई है, अगर आप चाहते हो आप चेक करना है कि इंस्टॉल हुई है तो आप ये ओलामा वाली कमांड ये चेक भी कर सकते हो। तो आपको बता रहे हैं कि भाई ओलामा की कमांड के साथ आप फ्लैग लगा सकते हो, सर्वर क्रिएट शो वगैरह वगैरह, एटलीस्ट ओलामा के पास इंस्टॉल है। अब ओलामा तो इंस्टॉल हो गया है लेकिन अब कोई एलएलएम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हमने ऐसे पहले जब बात की थी ओलामा क्या है, बेसिकली लोकल सिस्टम के ऊपर एलएलएम चलाने की आपको सलाहियत देता है। जैसे जीपीटी हम कहते हैं, जीपीटी अपने जीपीटी वाले मॉडल्स को चलाने की आपको सलाहियत देता है। तो आपको एक बात पता है कि ओलामा के अंदर हम मॉडल चला रहे हैं, तो ओलामा वाला शेल हमने क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स कि अब आपको तमाम मॉडल चलाने के काबिल हो गए हैं जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। ये जो ओलामा में देता है, चाहे लामा 3.1 है चाहे लामा 2 है, ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं ये वो चलाने की हमें सलाहियत दे रहा है। मसला ये है कि इनमें से कोई भी मॉडल हमने डाउनलोड किया अभी तक नहीं किया ना, जब वो मॉडल डाउनलोड ही नहीं किया तो चलाएगा कैसे। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है जब हम जान जाते हैं, वो ये है कि ओलामा सर्वर और ओलामा सबसे पहले हम लगाते हैं ओलामा सर्वर, क्या ओलामा का सर्वर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि आप ओलामा के साथ सर्वर के लिए ओलामा पहले उसने सबसे पहले क्या बताया कि हमने कहा मुझे ओलामा बताओ, उसने कहा अवेलेबल कमांड्स, कि आप ओलामा के साथ सर्वर जब लिखोगे ना तो मैं ओलामा का सर्वर आपके लिए चला दूंगा। सर 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 मैंने बोल रहा है। हाँ, फिर बस क्या करते हैं। हाँ, जैसे विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं तो विंडोज के मतलब चाहे ऑफिस इंस्टॉल करें तो वो बेस हमारे लिए करने लग जाता है। इसने क्या किया, हमें सर्च कर लिया ओलामा को। ठीक है, सर्व हो गया, मतलब इसमें स्टार्ट कर दिया किसी ने, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसके बीच में कोई भी मॉडल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ओलामा 3.1 इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जी
3.1 होगा, 3.1 के अंदर मुझे लगता है पहले वाला ही चलेगा। अगर हम यहाँ जाए ना, लेकिन एक एक चीज और देख लेते हैं ना, हम यहाँ टॉप पे आके आप देखें लामा 3.1 के अंदर वो कह रहा है 8 बिलियन 70 बिलियन 50। अगर मैं इसी को यहीं से ओपन कर लूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कहेगा कि जब अगर हम इसको कोई पैरामीटर नहीं देते, हम कहते हैं लामा रन लामा 3.1, तो इसका अगर हम लोगों ने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये कौन सा उठाएगा और सबसे पहले 8 बिलियन का उठा देगा। अगर मैं साथ क्या दूंगा ना कि वो वाला आप उठाना है, क्या कहते हैं 70 बिलियन का होता है, वो 70 बिलियन उठाएगा। यहाँ पे दूसरा टर्म देखो, दोबारा वो उसमें भी वो सर्व हो रहा है, तो मैं दोबारा कोड लिख नहीं सकता। लामा रन स्टार्टिंग में कोड काम करेंगे। हमारे पास अभी थोड़े पहले जो कमांड चेक की थी वो क्या था, सर्व क्रिएट शो रन फुल पुश कॉम्बिनेशन से वैसे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम ट्राई करना नहीं करते। उससे पहले फुल कर लिया, अगर मैं सिर्फ फुल करता तो फुल करके यहाँ रुक जाता था। आप चेक कर अभी ये 4.7 बिलियन क्या 122 एमबी पर सेकंड आ रही है, 135 139 एमबी पर सेकंड, 144 150 एमबी पर सेकंड। लेकिन फिर स्पीड बहुत है, 4.4 है। 5 GB फाइल हो गई। यहाँ पर चलिए वो सीरीज मैं इसमें सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं ना, इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, हम वीडियो प्ले के लिए प्ले करके देख सकें। नहीं मतलब है ड्राइव में सेव डाउनलोड करने के लिए आप इसमें डाउनलोड का फुल कर लिया, फुल करने के बाद उसको बस स्टार्ट कर रहा है। चलो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आ गया, क्या पूछे इससे? हाँ मुझसे पूछते हैं रैम यूज हो रही है, 7 GB रैम यूज हो रही है, ये जो जीपी होता है ये क्रॉस हो रहा है। मुझे चेक करके देखो आई एम ए, हाँ 15 स्लो है।
हाँ हाँ हाँ, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ तक बात क्लियर होगी है। एग्जीक्यूट हो गया, इंटरनल के बीच में बनी है, उससे बातें भी पूछ रहे हैं, उसने जो जवाब दे रहा है आज की डेट में शायद दे ही देगा शाम तक। तो वो कह रहा है डी फाइव बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेटली 220 मिलियन पैरामीटर पर डिसाइड करा हुआ है। लेकिन अब ये तो टर्मिनल की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है ना, हम तो चाहते हैं कि हमारे कोड जी असल में मैंने इस पर जीपीयू नहीं लगाया। ऐसे करते हैं इसको ना हम जीपीयू लगा देते हैं, जीपीयू लगाते हैं, जीपीयू लगाते हैं। दोबारा करने के लिए होता है हाँ, स्पीड बड़ी तेज आती है। डीपीयू लगाते हैं, डीपीयू लगाते हैं। दोबारा से करते हैं, दोबारा से कर देते हैं इसको, ठीक है। You cannot directly connect to GPU. क्या है उसको पता चल गया है ऐसा ना करो ना मेरे बस यही तो बातें होती है ना, ये हम किस तरह जाते हैं रेट शेयर करने की तरफ एक हम बार ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं करते यही सब बात है ना। मैंने वो कहता बड़े हो गए अच्छे दिन के लिए छुट्टी पर। अच्छा तो अगर मैथ्स को किसी कॉन्सेप्ट दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ जल्दी से उसका इंस्टॉल कर लिया, एक्सटेंडर जो था हमारे पास, फिर हमने क्या किया उसको लोड किया और फिर हमने क्या कर दिया उसके बाद वो एक सेशन स्टार्ट कर टर्मिनल को लॉन्च कर दिया। टर्मिनल लॉन्च करने के बाद हमने क्या करना था, उस टर्मिनल के अंदर सबसे पहले तो हमने जो कमांड टेस्ट करनी थी होती जो हम लोग को इंटरनेट से जाके इंस्टॉल करना चाहिए। ये तो वो हमने पेस्ट की थी सारी सारी स्टाइल के अंदर, मैंने उस पर जो आपको लिख के देखा वो मैंने एक लाइन साथ लिखा
आगे इसे रन किया जाए इंटरनेट से जहाँ 2 मिनट के अंदर आपका और आना इंस्टॉल हो गया। मुझे कोई एरर वगैरह आता है तो फिर बता दे पहले की टाइम। आपको क्या रह गया जैसे हमने कर लिया। अगला काम हम क्या करते हैं, हमारा जो है अभी सर हम पुल करते हैं और पुल करने के बाद हम उसे इस तरह यूज करेंगे। ठीक, हमने क्या है गुलामा सर क्या करेगा कि वो हमें एक यूआरएल दे देगा जिसके ऊपर वो अपने तमाम के तमाम जो मॉडल्स हैं उनको सर्व करेगा। ठीक है, वो वर्किंग एरर देता है और अभी हमें रन नहीं करनी है। हम सिर्फ सर्व करेंगे इसको। सर्व करने के बाद कोई चीज़ यहाँ पर साथ साथ मैं डाटा हूँ नहीं बताइए आपको एक ये यहाँ पर लिख रहा होगा http://107001 और आगे ये नजर आ रहा है आपको। और हमारा इंटेल जीपीयू कॉल्स है क्योंकि हम एनवीडिया का यूज कर रहे होंगे, वो इंटेल का जीपीयू कह रहे कॉल्स है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और टर्मिनल रन करते हैं और इस टर्मिनल के बीच में हम लोग रन नहीं करते उसको, सिर्फ हम क्या करते हैं पुल कर लेते हैं। पुल करने के बाद उसको लोकली रन करते हैं। ठीक, अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था और हमारा रन 3.1 रन करने से वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो उसे फुल भी कर देता है और रन भी अलग कर देता है। हम कहते हैं हम जो है वो रन की जगह क्या करते हैं सिर्फ फुल करते हैं ताकि वो जो 3.1 है उसके अंदर आ जाए लेकिन वो रन ना हो। मैंने वो लिख लिया लेकिन आपने अभी लिखा जाए चार सौ 700 एक जीबी आ गई है। नहीं हाँ तो एक जीबी तो नहीं है तो बाद में 200 प्लस चली गई इमेज बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ नीचे यही जो कोड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कोड वाली रैपो से हमने कॉपी किया। ठीक है, रैपो में आपने नीचे आओ तो ये कोड पड़ा हुआ है और आप मुझे दिखाएं तो ये यूआरएल जो आपने लिखा है ये कहाँ से आया है। तो ये यूआरएल मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जब हम प्रोग्रामर सर्व करते हैं तो वो हमें ये यूआरएल देता है। तो आप बोलेंगे ये तो लोकल रन है इसमें चल रहा है करके किसी और के साथ शेयर करना, मैं क्या करूँगा हम एंटीरॉक्स लगा के एंटीरॉक लगा के उसे तमाम के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा इंपोर्ट रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट बेसिकली पैकेज है जो कि हमारे ऑन टाइम पोस्ट कैट वगैरह की कॉल्स के लिए होते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट पैच यूज किया था। ठीक है, और रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट जो है ना हमारे पास लाइब्रेरी में इंस्टॉल हुआ, ऐसे हमने फिर इंस्टॉल रिक्वेस्ट नहीं किया, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिखा है जिसमें हम कह रहे हैं कि क्यूरी जो प्रॉम्प्ट लेती है और मॉडल बताती है कौन सा मॉडल है, इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो हमने नामा 2.1 भी इंस्टॉल किया हुआ था, साथ जो है वो 3 नामा भी कर देते, 8 भी कर देते वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये नामा 2.1 ले रहा है, अगर आप ओवरराइड करना चाहें तो ओवरराइड करवा सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट को कॉल करते हैं। हमने क्या किया स्ट्रीमिंग नहीं करनी। ठीक है, स्ट्रीमिंग आपने देखा फॉल्स है,
दैट मीन्स कि एक दफा आंसर बनाएगा और यहाँ में डाल के दिखा करके दिखा देगा। जी, फ्रॉम मॉडल और स्ट्रीमिंग फॉर्म्स स्ट्रीमिंग कर, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स हमने इसको पहले पोस्ट किया, ये लाइन आप देखिए, लाइन आप देखिए, पोस्ट किया हमने, अपना वो यूआरएल दिया, एपीआई जनरेट पे, आगे जेएसपी में डाटा दिया और एड्रेस के अंदर हमने क्या क्या किया, एड्रेस में हमने इसका एड्रेस पास किया, ऊपर देखें एंड्रॉइड के ब्राउजर वार्निंग तो दिस एड्रेस बाईपास थी। अब हम इसमें से एंड्रॉइड अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे तो कैसे इसके वार्निंग्स को बाईपास करने के लिए होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं होता, हमने के लिए दिया है ग्रीन कीवर्ड्स, ठीक है, इसे रन करें। वो फुल हो गया, सिर्फ हो गया। वेलकम टू लाइव, क्या बात, एड मोड, वेलकम टू लाइव इसलिए कहते हैं, 3 वर्ड्स में ये ट्वीट कर रहा था ना, इसलिए कहते हैं वेलकम टू लाइव। आगे हम क्या देखेंगे, बाय राइटिंग या पॉइंट अबाउट 5 सेंटेंसेस अबाउट दैट। आ रहा है रिस्पॉन्स, लेकिन 2 मिनट में बना दो। उससे पहले जब इसकी स्क्रीनिंग टू करो, हाँ हाँ टेक्निक जी बोर्ड का डेट जैसे कैसे क्या टर्मिनल लगा करके डेट वो स्क्रीन से कहाँ पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप दोबारा से क्या करते हैं, हमारे रिपोर्ट पर दिया होता कहते हैं वो रन वो ये टर्मिनल का मसला है। वो इतना नहीं हुआ है। लॉजिक आया ना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर, हाँ नहीं ये स्ट्रीमिंग, इसमें स्ट्रीमिंग में आता है, you know? ओके because स्ट्रीम लेकिन नॉर्मली जो है वो आपको आता है सेंटेंस फुल आता है, पूरा पैराग्राफ एक आंसर में आता है। स्ट्रीमिंग में आपको चंक का चंक मंगवाना पड़ता है, हो सकता है बिना टॉपिक के भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर कोड लिखना पड़ेगा, वो लिखने में ऐड करना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है? सिंपल एग्जांपल यहाँ नीचे बनाई हुई है, हमको लैब को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने आज तो लैब के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा है और मैंने इसमें डीपी भी लगाया हुआ है अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मैंने कार की क्लास में, कार एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। आपने भी देखी है, मैंने भी देखी होगी, लेने का सबका रिजल्ट है ऐसे तो नहीं होगा। तो कार की हमने क्लास बनाई और लास्ट में भी जैसे हमने इसके बारे में आगे जाके और भी डिस्कस करूँगा, कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास के अंदर जिसे हम डबल अंडरस्कोर से लाजमी है। बाकी लैंग्वेज आप क्लास के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमने इसके बीच में जो है टाइपिंग को इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इसलिए हमने ब्रांड और मॉडल के साथ STR लिखा है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये कार का ब्रांड है और जो मॉडल है वो बेसिकली स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट होगा। तो हमने ये दो एट्रीब्यूट्स डाले हैं और नीचे एक फंक्शन डाला है। अगर मैं इसके लिए कमेंट लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टर मेथड में इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स है और ये जो हमने बनाया है ये हमारे पास फंक्शन या मेथड है क्लास का। क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्लास का जो नाम है वो लिखते हैं और जितने भी उसके कंस्ट्रक्टर में मौजूद वेरिएबल्स होते हैं या जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, कोई आपसे कहता है आपकी क्लास बनानी है, जिसका नाम एम्प्लॉय है, तो आप एम्प्लॉय की क्लास बना सकते हैं और आप उसको जो है वो इस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था और उसके अंदर हमने मेथड्स और फंक्शंस बनाए हैं। फंक्शंस की 4 टाइप्स के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी डिटेल बताया है। दोबारा मैं क्या करता हूँ, फंक्शंस के अंदर हमारे पास मोस्टली 4 बेसिक टाइप्स होती हैं जो हम खुद कस्टम फंक्शंस बनाते हैं। एक जिसमें आप वैल्यू रिटर्न करते हैं, जिसमें आप वैल्यू रिटर्न नहीं करते, सिंपल होता है, और एक जिसमें आप एलिमेंट्स पास करते हैं और वैल्यू रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के बारे में कि क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स या जो हमने डाटा कहा था या मेथड्स जो हमने फंक्शंस कहा था वो बेसिकली क्या होता है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें वैसे भी अगर मैं लिखूँ कि x इक्वल्स टू 10 है, मैं इसको यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू 10 है, तो बेसिकली x एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 को सेव किया है। लेकिन यही वेरिएबल जब एक क्लास का पार्ट बन जाता है तो हम उसका नाम एट्रीब्यूट रखते हैं क्योंकि वो क्लास वो रिप्रेजेंट करता होता है। इस केस में हमारे पास ब्रांड, मॉडल और ईयर ये 3 चीज़ें क्या है, क्लास के एट्रीब्यूट्स जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो कि उस क्लास को बिलोंग करते हैं, सेम जैसे एट्रीब्यूट्स करते हैं। अगर क्लास से बाद में एक मेथड बना रहा हूँ जिसका फंक्शन कह देते हैं, लेकिन क्लास के अंदर हम उसको एट्रीब्यूट उसका मेथड क्लास का मेथड कहते हैं। इसकी सेम हमने और एग्जांपल ले ली, वही कार की क्लास में मैंने दोबारा से कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में मैंने ब्रांड STR, मॉडल STR और ईयर इन का मैंने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था ईयर और इसकी टाइप थी इंटीजर। मैंने इसको क्लास में डिफाइन किया, इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी बना दिया कि वो अगर 2000 से पहले वाली कार है तो हम उसे क्लासिक कार कहेंगे और नाम उसे जो है नॉर्मल कार कह सकते हैं। अगर इस कोड को मैं रख करूँ क्लास में STR करवाया मैंने कहा कि फॉर्ड है और मस्टैंग की 1967 की कार है, काफ़ी पुरानी कार है, तो 2000 से पहले की जो भी कार्स हैं उनको हम क्लासिक कार्स कह सकते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब इसे प्रिंट करोगे इसमें आपको कार की डिटेल बता दें और एक इस क्लासिक वाला फंक्शन है उसे ये चीज़ चेक करके बताता है कि क्या ये कार क्लासिक है क्या, ट्रू या फॉल्स। तो ये हमने बात कर ली क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब मूव के जो मेन पिलर्स हैं, जो 4 मेन पिलर्स हैं, उसमें सबसे पहले पिलर के बारे में डिस्कशन दोबारा से करते हैं जैसे हम लास्ट क्लास में किए हैं। इनकैप्सुलेशन।
इंकैप्सुलेशन मतलब कि डाटा हाइडिंग कहते हैं या डाटा को यूज़र से या एक्सपोज होने से छुपा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में बैंक अकाउंट नंबर है किसी का और वो किसी और को पता ना चले, वरना वो ऑफिस में आके पैसे निकाल लेगा, इस तरह कुछ काम कर लेगा, ये भी एक ही नौकरी है आपकी क्लास में। या कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा मौजूद है जो आप चाहते हैं कि जो दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करेगा या पब्लिकली क्लास एक्सपोज हो तो उसको कोई और एक्सेस ना कर सके, उस चीज़ में हम डाटा इंकैप्सुलेशन करते हैं। और ये एक मेन पिलर है हमारे पास कूप का। इसके लिए मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल लिखी है जो कि बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि बैंक में ज़्यादा डाटा पता करने के डाटा जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। हॉस्पिटल्स में भी होता है लेकिन बैंक क्योंकि ट्रांजेक्शन करता है तो इसकी अच्छी एग्जाम्पल है। तो बैंक की क्लास बनाई हमने, उसी तरह हमने जो है इनिशलाइज किया। बैंक के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने होल्डर का अकाउंट और बैलेंस दिया। अगर आप चेक करें तो बैलेंस के पीछे मैंने डबल अंडरस्कोर लिखे हैं। ये डबल अंडरस्कोर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बैलेंस है ये अब प्राइवेट है, मतलब कि इस क्लास के अलावा ये बैलेंस कहीं और एक्सेस नहीं हो सकता, प्राइवेट एट्रीब्यूट। अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर लगाता तो वो प्रोटेक्टेड होता, वो इस क्लास उसके चाइल्ड से एक्सेसिबल था। इस चीज़ का अगर मैं आपको डिफरेंस दिखा दूँ इस इमेज को देख के आप ये समझ सकते हैं कि उस वेरिएबल की जो रिजल्ट जो हमारे एग्जाम्पल में है इस वेरिएबल का नाम दिया था बैलेंस। तो बैलेंस चूंकि हमने कहा है कि वो प्रोटेक्टेड है, सॉरी हाँ प्राइवेट है, वो प्राइवेट डबल अंडरस्कोर मतलब कि वो प्राइवेट है। तो क्या उस सेम क्लास के अंदर उस बैलेंस को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि भाई उस बंदे की बैलेंस क्या है। दैट्स व्हाट मेरा अकाउंट का उसमें बैलेंस 10 करोड़ है या नहीं है, लेकिन अगर वो है तो क्या मैं उसको उस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ? जी, जितने भी प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उस क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। क्या उसी क्लास के अंदर किसी और पैकेज में अगर मैं उसे कॉल करूँ तो वो बाकी किसी भी लेवल पे एक्सेसिबल नहीं होते। तो प्राइवेट एक ऐसा आपके पास वेरिएबल होता है जो कि उस क्लास के अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप प्राइवेट कह सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्टेड में बस थोड़ा सा फर्क यहाँ आ जाता है, जो प्रोटेक्टेड होते हैं उस क्लास में एक्सेसिबल हो सकते हैं, अगर उस क्लास के अलावा किसी और सेम पैकेज में उस क्लास को कॉल किया तो वहाँ भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। हमने बैंक अकाउंट की क्लास बनाई और उसमें हमने एक प्राइवेट वेरिएबल रखा है जिसका नाम हमने बैलेंस रखा है, और इसमें हमने दो फंक्शन बनाए हैं, डिपॉजिट का और विड्रॉल का। डिपॉजिट इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आप जब उसको कॉल करें तो वो कोई अमाउंट आपके नंबर के अगेंस्ट से डिपॉजिट करवाए, और विड्रॉल फंक्शन ये चेक करता है कि आपकी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और गेट बैलेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसे आप कॉल करते हैं तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हमने एक यूनिक अकाउंट क्रिएट करवाया और उसका हमने नाम कुछ भी रख दिया, और मैं जो हूँ मेरा जो करंट बैलेंस है वो 10 रुपये, मैं तो उससे भी काम नहीं करता। अब अगर हम कहें कि मेरा जो लास्ट में मैंने आपसे बात की थी कि अगर मैं डायरेक्टली अपना बैलेंस चेक करना चाहूँ, मतलब उस प्राइवेट वेरिएबल को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये क्या करेगा?
तो आप देख सकते हैं इसने इसको यहाँ एरर दे दिया मुझे कि आप एक प्राइवेट एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसकी इजाज़त आपको नहीं है। आप बोलेंगे कि हमने अगर हमने प्राइवेट बना दिया है और अब इसको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप तो कहते हैं सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं, तो ये तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो प्राइवेट हो गया, कंप्लीट यूज ही नहीं कर पाएंगे। उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस सेम क्लास में किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने कहा गेट बैलेंस, और जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये फंक्शन आपको वो बैलेंस रिटर्न करके देता है, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है और प्राइवेट वेरिएबल इस क्लास के अंदर आप कॉल करके यूज कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि उसके अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ अमाउंट विड्रॉल करवाते हैं और उसके बाद हमारा बैलेंस चेक करते हैं कितना बचता है। तो जब मैंने डिपॉजिट करवाया तो मेरा बैलेंस हो गया 210 रुपये, और जब मैंने उसे विड्रॉल करवा लिया तो मेरे पास 60 बचे और 60 का मेरे पास बैलेंस था। इस तरीके से मैंने, इसको हम कहते हैं जो फंक्शंस होते हैं जो कि आपको प्राइवेट वेरिएबल्स वगैरह या रिलेटिव वेरिएबल्स गेट करके या सेट करने में हेल्प करते हैं, इनको हम कहते हैं सेटर्स और गेटर्स कोड की लैंग्वेज में, होते फंक्शंस में। तो ये है बेसिक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि अगर आपने डाटा हाइड करना है, आप नहीं चाहते कि ऐसा सेंसिटिव डाटा जो कि तमाम कास्ट में एक्सपोज हो, उसको हाइड करने के लिए आप डाटा इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। सही हो गया। डाटा इनकैप्सुलेशन के बाद हम अब जो हमारे मेन दो बातें थी हमने स्टार्ट में की थी कि कंस्ट्रक्टर्स थे और एक इनिट का मेथड था। ये बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं भी क्रिएट करते तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता है और ये आपकी क्लास की इनिशियलाइजेशन के टाइम पे काम आता है। जैसे मैं आपसे कहा कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम क्लास के नेम से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर भी करते हैं, और इसमें हम इनिट के जरिए उसको कॉल करते हैं। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको पहले देख रहा था कि आप अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, इनिट का आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उन वैल्यूज को आप कॉल करके शो करवा सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने किया है कि मैंने अपना नाम रखा, मैंने अपने जो है वो सैलरी रखी, और एक जो है मैंने अपना डेजिग्नेशन रखा और इनको डिस्प्ले करवाने में देख लिया। इस केस में मैं कर सकता था कि मैं अपनी सैलरी को जो है वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना देता ताकि कोई और ना देख सके कि भाई सैलरी थोड़ी हुई है। इनकैप्सुलेशन पहला कॉन्सेप्ट था। अब इनकैप्सुलेशन के बाद दूसरा मेन बड़ा कॉन्सेप्ट आता है वो है इनहेरिटेंस का। इस तरीके से आप डाटा को इनहेरिट करवाते हो। अच्छा, इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस वही उर्दू वाला एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा अगर पेरेंट को चाइल्ड उसका चाइल्ड हम कहते हैं कि भाई उसकी आंखें जो नहीं है उसके फादर से नहीं है, उसने वो उससे इनहेरिट की होगी। तो जो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है या इनहेरिटेंस से लेते हैं, यहाँ पर हम यही कहते हैं कि उसके अंदर हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, उस पेरेंट क्लास के जितने भी चाइल्ड होते हैं वो उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट क्लास हर क्लास की होती है, चाहे आप बताएं या ना बताएं, उस क्लास को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? हर क्लास अगर आप उसका, जैसे मैंने एम्प्लॉय को कोई क्लास नहीं दी है, लेकिन एम्प्लॉय की भी एक पेरेंट क्लास है, हमने बताई नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऐसे हर एक क्लास की जो है ना पेरेंट क्लास होती है, चाहे आप बताएं या ना बताएं। वो कौन सी क्लास होती है?
ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो तमाम क्लासेस की जी सर आप ऐसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो तमाम क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है। हमारे यहाँ पर हम उसको ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो आगे जाके आपके पास आएंगे। तो तमाम क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास हमने दोबारा से बनाई, उसकी नेम और सैलरी हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये कोई भी जो एम्प्लॉय आएगा ना उसका नेम और सैलरी तो होगी होगी। वैसे तो हम इंटरव्यू भी हायर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो और बात है, हम ये ऊपर इसकी सैलरी जीरो कर दें। लेकिन हम ये बात करते हैं कि एम्प्लॉय कोई भी बंदा आएगा वो एम्प्लॉय ज़रूर होगा। अगर इसको हम थोड़ा और लेके जाते तो कोई भी एम्प्लॉय आता वो पर्सन ज़रूर होता, तो वैसे पर्सन से भी इनहेरिट कर सकते थे। लेकिन हमारी इस एग्जाम्पल की जगह कोई भी एम्प्लॉय जो कि आपकी कंपनी में अपनी रेज्यूमे देता है और हायर होता है उसका नेम और सैलरी बनना मस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमने सबसे पहले एक मैनेजर बनाया। जो मैनेजर है ना, अब मैनेजर का बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जब वो हायर हुआ तो उसकी नेम और सैलरी जो है वो उसके पेरेंट क्लास से आ सकती है क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है। एवरी मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। इसी तरह हम कहते हैं कि असिस्टेंट आप हायर कर रहे हैं तो एवरी असिस्टेंट इज एन एम्प्लॉय। जितने भी आप सब क्लासेस बना रहे हैं वो तमाम सब क्लासेस का पेरेंट जो है एम्प्लॉय है। तो हमने कहा कि जो हमारा मैनेजर है उसका जो पेरेंट है अब वो क्या है, एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय का पेरेंट आपको पता ही है ऑब्जेक्ट क्लास है। तो हम थोड़ा सा फर्क इसमें ये करते हैं कि हमने इसमें नेम बता दिया, उसकी सैलरी बता दी और हमने उसका डिपार्टमेंट बता दिया। अब डिपार्टमेंट एक ऐसी खसूसियत है जो कि एम्प्लॉय के पास नहीं थी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थे तो वो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे स्कूल के हैं तो वो कहीं पर भी हो सकता है, वो बैंक के हैं तो वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि वो मैनेजर किस डिपार्टमेंट का है। आप क्योंकि मैनेजर्स तो हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट होते हैं, आप 4 मैनेजर्स बनाए, आप 5 बनाए, आप 10 बनाए, तो वो जो मैनेजर्स डिफरेंट है ना वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा है अपनी पेरेंट क्लास से। अगर आपने सेम ही क्लास बना दी तो फायदा तो नहीं कर। अब हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट कैसे करते हैं उसके तमाम एट्रीब्यूट, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है सुपर का कीवर्ड। ये सुपर का कीवर्ड इस चीज़ पर मेक श्योर करता है कि जो आपकी नेम और जो आपकी सैलरी है वो बेसिकली आपके पेरेंट क्लास से आ रही है। अगर आपने यहाँ पर इसको प्राइवेट या प्रिवेंटेड बनाया होता तो ये बेसिकली वहाँ से सेट होकर आ रही है। इस चीज़ को रन करते हैं, उसके बाद उसको हम थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट करके उसमें डिस्कशन डालता हूँ। मैंने मैनेजर को कहा कि एम्प्लॉय है, हमने उसके पेरेंट्स से तमाम एट्रीब्यूट्स ले लिए और जो एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डाला उससे हमने डिफाइन करके डिस्प्ले करवाना। और मैं कहता हूँ कि भाई मैं ही मैनेजर और मेरी सैलरी जो है ना वो ज़्यादा है और मैं IT का मैनेजर ही सच बताऊँ। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड को रन करूँ तो ये बोर्ड मुझे कहता है कि भाई एम्प्लॉय नहीं निशान है और सैलरी बढ़ने की बहुत ज़्यादा है, असली बात नहीं कुछ है, और डिपार्टमेंट जो है वो मेरा IT। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं यहाँ पर सैलरी को बनाता हूँ प्रोटेक्टेड तो क्या ये अभी भी चलेगा? क्या कैसे असल वजह कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, असल में नहीं चलेगा। चाइल्ड कैन नॉट एक्सेस पेरेंट प्रोवाइडेड अच्छी बात है, बाकी सारे लोग असल चले नहीं करते। अगर इस चीज़ का हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं लोग, स्कोर को रन करते हैं, बिल्कुल पहला एरर तो जो नहीं आ गया इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सब इसको हम सॉल्व
क्या बनाए उसमें तो क्या दिया किसान की सैलरी जो है वो 95 है। ये क्या बात है? हाँ, उसमें भाई तो कह रहे थे कि child cannot access private attributes of the parent। मतलब बात है तो अभी वो करके जान दे। फिर उनको ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा हम उसके मेथड को कॉल करते हैं। फिर तो सही है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने डायरेक्ट जो है उस मेथड उस एट्रीब्यूट को अगर एक्सेस करने की कोशिश की होती तो एरर ही आना था। अगर हम उस फैब्रिक को डायरेक्ट यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करते तो वो एरर ही देता। हमने उसके डिस्प्ले के फंक्शन को यहाँ पर सुपर के साथ डिस्प्ले को कॉल किया है, इसलिए वो बेसिकली इसी डिस्प्ले को समझ रहा है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने किसी पेरेंट क्लास के जितना मैंने ना फंक्शन को तो लेके आना हो तो उसका कराया तरीका क्या है? उसका तरीका ये होता है कि आप सुपर के साथ उस फंक्शन को कॉल कर देते हो बस, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो वहाँ से लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये एरर इसलिए इसने नहीं दिया क्योंकि आप उसे हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं चाहते थे। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ऑब्वियसली आपको नहीं आएगा तो जो आपने ट्राई की नो तो हमारे एस दो मैंने कॉन्सेप्ट हमने जस्ट क्लियर किए। इनकैप्सुलेशन जो हमारा बड़ा डाटा जो है नंबर वो है इनकैप्सुलेट करता है, हाइड करता है, प्राइवेट डाटा लोगों को अपना शेयर नहीं कर करता, दूसरी क्लासेस में नहीं जाने देता। इसमें हमने देखा कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट प्राइवेट ये मुझे तीन बैठ चार के अंदर क्लासेस तो होती पता हैं। ना चलना तुम प्रोटेक्टेड जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। दूसरी तुझे ना चीज़ हमने आगे देखी बात है पसंद कि किस तरह से पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप होता है और तमाम क्लासेस की जो पेरेंट क्लास है जिसे हम ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। दूसरे तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम देखें तो उसको में कहते हैं भाई एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्लें होनी चाहिए। आप उसी एक चीज़ को एक शक्ल में देखते हैं और उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म समझाने से पहले मुझे आपको दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। इसका कॉन्सेप्ट है आपको मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है? थोड़ा सा पता है? अच्छा, थोड़ा सा पता है तो ठीक है। चलो मैं रिपीट करता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग हम कहते हैं कि जब आप एक सेम नेम के मेथड बनाएं लेकिन उनकी एट्रीब्यूट्स कम या ज़्यादा कर दें। हम इससे पहले इस एग्जाम्पल को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। या मैं कहूँ कि मेरे पास x इक्वल्स टू 4 है एंड y इक्वल्स टू 6 है और हम क्या देते हैं कि भाई ये फंक्शन बना देते हैं। यहाँ कंप्लीट कर लेते थे। आप पूरा कर रहे चलो ये क्या है फॉर्म में ठीक है। और टाइप करते हैं। इंटरेस्ट आई तो डेफ किया हमने मतलब नंबर्स को ऐड इंटरेस्ट किया आ गई और हमने इसको प्रिंट कर दिया। ये हमारा बना फंक्शन। अब फंक्शन या इसको क्या कहते हैं? अगर क्लास के अंदर बना हो तो मैथड कहते हैं। इसको ओवरलोड हम कैसे करेंगे? अगर हम इसमें एट्रीब्यूट्स बढ़ा दें। अब ये मैं दोबारा यही फंक्शन बनाऊँ जब ये मैंने सबसे पहले ऊपर बनाया था। नोएस मैं तो ये दोनों लगाऊंगी सबके लेख फंक्शन है। लेख नोएस -90
एरर हेड अब क्या होना चाहिए? तो ला -90 ले दो। दोनों रन होने चाहिए, एक रन होना चाहिए या एरर आ जाना चाहिए? नहीं ले नहीं लगे नहीं है दोनों चल छल्ला रही है। 90 एरर हेड हो गया। स्पेस नहीं है 130 हाँ, इज इक्वल टू 10s ठीक है, दोनों चल जाने चाहिए। कोई एरर ऐसा हेड होना चाहिए दोनों s नहीं इज इक्वल चलने टू चाहिए, 13 एक चलना चाहिए या दोनों ही चलने s चाहिए, इज एरर इक्वल टू आना चाहिए। 13 s आप चैट में बता सकते हैं, वो तो बोल सकते हैं। enter now अभी तक मुझे जवाब आया कि भाई दोनों चल जाना चाहिए। f capital F is इस equal बात to से कहते हैं फंक्शन 15 minus 13 is equal to 37 एरर आना चाहिए। 13 अगले कहते हैं भाई ओनली वन, ये बताएं जरा कौन से वाला, पहले वाला या दूसरे वाला? लो पहले वाला। अच्छा अच्छा, 11 कैंसिल दूसरा हम क्या 13 देखते हैं? 1 फर्स्ट वाला। कैंसिल हमने 7 सेलेक्ट ले किया लो और एंटर इतने यहाँ आ गया, सिर्फ पहले वाला और दूसरे वाला नहीं। एंटर दूसरा कंट्रोल हमने पहला V रन चल किया। मैं तो बोल्ड कर लेनी ले अनबोल्ड हो गया लेकिन चल फंक्शन तो हम ये कहते हैं आंसर कि मैंने सम को कॉल किया, तो सम के पास तो दोनों इज फंक्शन थे, इक्वल टू उसने दूसरे वाला क्यों रन किया, पहला क्यों रन किया? 37 ऑप्शन है तो लाइन बाय लाइन तो फिर से पहले वाला रन करना चाहिए, दूसरे वाला तो नहीं करना। अंदर से इधर ही लिखा जाता अगर उस दूसरे वाले में नेगेटिव हो जाता है प्लस कोई यार नहीं सही हो गया एक बार सेव एज ब्राउज़र प्लस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन Desktop. डिफरेंशिएशन पता चलेगा। 75 अच्छा हम करते हो ना, लेकिन दूसरे अच्छा, वाले होना का देखिए कि है ना, करते। ओवर ऐड होता है आंसर पहले वाले के ऊपर, करते हो ना। तो मैं नहीं करा लेकिन जब पहले का आउटपुट आता है ना, वो दूसरे वाले के ऊपर आता है, सारे करी दे एंड पहले का आया और मैं इधर तो वे एंड कॉल करके ना लिख लिया और एग्जांपल के तौर पे ना, अगर मैं इसको ऐसे ये करूं, कितने कर रही तो आप देखना अच्छा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव की थी पहले 11 होगा, 11 के ऊपर तो 10 फिर क्या मैं सेंड की थी फिर मैं बिना आके ओवरराइड हो गया उस आंसर के ऊपर। और पता चल गया हो गई है सेंड होना सी इथों अपना फिर सबूत बटन फंक्शन ओवर डिलीट कि आप PC फंक्शन का नाम सेम रखते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन ਵੀ उसके डाउनलोड अंदर ਚ आप ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਨਾ अब ਸਿੱਧੀ अगर मैं डाउनलोड ਚ देखूं ना, ਜਾਂਦੀ अब आप मुझे बताएं, अब दोनों चलेगा डिलीट कौन हो सा? गई हैं साइकिल बिन से गया आप मुझे बताएंगे कौन सा चलना चाहिए। डिलीट फर्स्ट वाले चलना चाहिए, अच्छा बाद वाला चलना चाहिए। डिलीट यस अब तो मिट गया ये फर्स्ट वाला चलेगा। कैंसिल तुम लॉग आउट वो तो कर दे बाद वाला ही चला, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। व्हाट्सएप चले दोनों ही हैं, लेकिन हाँ मैंने दूसरी वाली वैल्यू हमेशा पहले वाले के ऊपर ओवर तो ऐड बहुत करते हैं। बनाते आप इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये चलो आपसे सबका आसान आंसर है। शर्ट आपसे पहले मैं आपकी बात देखो, दोनों दिखाएगा।